नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 का टॉपर। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो गुप्त काल टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें गुप्त काल से संबंधित सवाल जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो गुप्त काल टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम 2-3 वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे वीडियो भी लंबा नहीं हो और आप भी बोर नहीं हो। दोस्तों, ये जो गुप्तकाल टॉपिक है, ये एनसीईआरटी और आरबीएससी कक्षा 6 से 12 पुस्तकों का सार है। यानी आप इस गुप्तकाल टॉपिक को पढ़ोगे तो फिर इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको मैं वादा करता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कोई दूसरी गाइड या कोई पुस्तक या कोई अन्य कोई सामग्री पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये पढ़कर ही आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, हमने पहला बिंदु जो सामाजिक अध्ययन का पहला बिंदु था, जो पाठ्यक्रम में हमने वो पढ़ लिया। द्वितीय बिंदु में मौर्य काल के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर गुप्त साम्राज्य के बाद में गुप्तोत्तर साम्राज्य, फिर टेस्ट लेंगे। इस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य। देखिए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की स्थापना कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। याद रखना है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की। तो महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद में श्रीगुप्त के बाद में उनका एक पुत्र था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। याद रखना है। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ और दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि गुप्त साम्राज्य की ऐसे स्थापना तो 240 ईसा पूर्व से हो गई थी, लेकिन जो ये शासक थे, ये दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि किसी के अधीन शासक थे। यानी खुद अपने दम पर वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं की थी, वो सिर्फ अपने वंश के स्थान पर स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो दोस्तों, जो ऊपर वाले जो श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में सवाल प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तीसरा शासक यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम था, यही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यानी जो ऊपर वाले जो गुप्त शासक थे, वो किसी के अधीन शासक थे। गुप्त साम्राज्य के शासक तो थे, गुप्त साम्राज्य की स्थापना भी की थी, लेकिन वो वास्तविक रूप से नहीं थे, बल्कि किसी के अधीन थे। तो चंद्रगुप्त प्रथम था, वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको लिखना है श्रीगुप्त। इसमें महत्वपूर्ण है कि गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम है, वो कब से कब तक रहे? ये 319 से 335 ईस्वी पूर्व तक रहे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने, महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस टॉपिक से जो मैं बोल रहा हूँ वही प्रश्न बनेंगे। देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, महाराजा धीराज। ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इन्होंने, ज्यादा इंपॉर्टेंट और है, 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। यानी गुप्त संवत कब शुरू हुआ? तो आपको लिखना है कि 319 से 320 ईस्वी पूर्व में। कौन से शासनकाल में शुरू हुआ? तो आपको लिखना है चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। यानी किससे विवाह किया था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी। क्या नाम था? क्या? कुमार देवी। याद रखना है, इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। और इन्होंने चांदी की मुद्राएं सर्वप्रथम जारी की। यानी चांदी की मुद्रा किसने शुरू की थी सर्वप्रथम? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की थी। अब हम इनसे आगे वाला जो शासक था उनके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे वाला शासक था जो बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था समुद्रगुप्त। इनका जो समय कितना था? इनका समय था 335 से 380 ईस्वी सन तक। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, जिसने आर्यावर्त के 9 शासकों, आर्यावर्त यानी उत्तर भारत के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, ये बहुत शक्तिशाली था। इसने उत्तर भारत के जो 9 शासक थे उनको पराजित करके, और फिर दक्षिण जो भारत था उसमें 12 जो शासक थे अलग अलग राज्यों के, उनको भी पराजित किया। और इन्हीं विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। यानी इतना शक्तिशाली था कि 9 उत्तर वाले शासक और 12 दक्षिण वाले शासकों को पराजित किया, जिससे प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। क्या कहा गया? भारत का नेपोलियन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ना है। एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन देखना है। और साथ में कॉपी के साथ में नोट भी करते जाना है, जिससे आपको परीक्षा में बहुत फायदा मिलेगा। इनका दरबारी कवि था, परीक्षा महत्वपूर्ण है, इनके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रस्तुति लेख की रचना की थी। प्रयाग प्रस्तुति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। और प्रयाग प्रस्तुति किस गुप्त शासक के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं। जो समुद्रगुप्त था दोस्तों, ये विष्णु का उपासक था। इसका उपासक था विष्णु का, यानी विष्णु भगवान को ज्यादा मानता था। देखिए दोस्तों, जो गुप्त काल है वो विष्णु से संबंधित ज्यादा इनकी प्रतिमाएं वगैरह मिलती है और विष्णु को ही ज्यादा मानते। तो समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, एक याद रखना है। और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था।
देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त क्या प्रेमी था? संगीत प्रेमी था। उसने एक सिक्का जारी किया, उस पर वीणा बजाते हुए अपने को अंकित करवाया। यानी एक सिक्का था, उस सिक्के पर समुद्रगुप्त की प्रतिमा ऐसे है जैसे वीणा बजाते हुए अंकित करवाई गई थी, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। संगीत प्रेमी था। जो समुद्रगुप्त को अलग अलग नाम से जानते थे, कौन कौन से नाम से जानते थे वो याद रखना है। समुद्रगुप्त अश्वमेध कर्ता, विक्रमांक, कविराज, पराक्रमांक की उपाधि धारण की। ये सभी किसके नाम है, किसकी उपाधि है? ये समुद्रगुप्त की उपाधि है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है जो महत्वपूर्ण, इससे अगला वाला जो शासक है समुद्रगुप्त के बाद में उनका जो पुत्र हुआ उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका जो काल अवधि कितना था? 380 से 412 ईस्वी। इनके समय चीनी यात्री फान भारत आया था। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। चीनी यात्री फान जो भारत आया था, भारत भ्रमण करने के लिए, तो वो किस समय आया था? पहला प्रश्न तो ये बनता है। तो ये आया था गुप्त काल के समय। और कौन से शासक के समय आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम था प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवाया। कौन से राजा के साथ में करवाया? वाकाटक राजा रुद्रसेन से करवाया। जो इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती, याद रखना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने शकों को पराजित किया। किसको पराजित किया? शकों को। इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी जारी किए। तो चंद्रगुप्त ने, ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसने शकों को पराजित किया था, भारत में आने से रोका था? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने चांदी के सिक्के भी जारी किए। सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। और इनसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे बढ़ते। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न रहते थे? 9। वो 9 रत्न आपको याद होने चाहिए। परीक्षा में आपको उस 9 रत्नों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें यह पूछा जाएगा कि कौन सा रत्न चंद्रगुप्त के दरबार में नहीं रहता था। इसलिए आपको ये जो 9 के 9 नाम है, ये आपको मुंह पे याद होने चाहिए, तब जाके ये प्रश्न आप हल कर सकते हो। क्योंकि ये 9 नाम अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इसको हल नहीं कर पाओगे। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण है देखिए। पहला है हरिसेन, जिसने क्या लिखी थी? प्रयाग प्रस्तुति लिखी थी। दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा है वररुचि, चौथा है धन्वंतरी, पांचवा है सणक, छठा है अमर सिंह जिसने अमरकोश लिखी थी, और सातवां है जो महत्वपूर्ण कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह लिखे थे, शंकु आठवां, और वेताल भट्ट ये 9वां था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी देता है। ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये देता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे वाला शासक है कुमारगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो पुत्र था कुमारगुप्त प्रथम, जो 415 ईसा से 455 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आमतौर पर कुमारगुप्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। इनके समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख मिले। कौन से शासक के काल में, कौन से गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख मिले? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मिले। इनके समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का ढेर मिला। कहाँ मिला? ये हमारे राजस्थान में बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ। इन्होंने हुनों को बुरी तरह पराजित किया। महत्वपूर्ण है दोस्तों। हुनों को कौन से गुप्त शासक ने बुरी तरह पराजित किया? तो स्कंदगुप्त ने किया। और इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो सुदर्शन झील बनाई गई थी, उस झील का क्या किया? पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को, ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। और गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त। ऐसे तो स्कंदगुप्त के बाद में बहुत सारे शासक हुए थे, लेकिन वो शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण शासक थे वो इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है, बाकी इसके अलावा नहीं है। आपको ये याद रखना है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण शासक था सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद में उसका पुत्र समुद्रगुप्त, और उसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद में कुमारगुप्त, फिर उसके बाद में स्कंदगुप्त। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, 4-5 शासक। और इसके अलावा इन्होंने कौन कौन से क्या कार्य किए या कौन सी ऐसी प्रतिभा उपाधि धारण की, उसको आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दी है। अभी टेलीग्राम बनाया है, पहले नहीं बनाया था, तो मैंने आज लिंक डाल रहा हूं। तो वो लिंक डाल दूंगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्लास कब हो रही है, कितने बजे हो रही है, और आपको जो नोट्स वगैरह है सब टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट। अब उसके बाद में इससे आगे वाला गुप्तकालीन हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उससे जो भी बचेगा वो तीसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप उसको बार बार पढ़िए। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय।